लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया गाइस। आज हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द जॉफरी चौसर। पास्ट आपसे 2014 से लेकर जितने भी 225 तक बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक पीवाईक्यूज यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे गए। लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द जेफरी चौसर। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Which Canterbury pilgrim carries a brooch inscribed with the Latin words meaning love conquers all? So here the answer we have option number A, Priores. This is question number second. Who among the following was Geoffrey Chaucer's contemporary? So this is very important question that appeared repeatedly in examination of your. So must keep attention towards the timeline of each author's आपके appeared है as a option in this question. See, first we have Thomas Chatterton, जॉन गैवर, थॉमस शेडवेल, जॉन गे. सो अगर मैं आपसे थॉमस चैटरटन के टाइमलाइन की बात करूं, वी हैव 1752 टू 1770. ओके. एंड जॉन गैवर जिनका टाइमलाइन वी हैव 1330 टू 1408. एंड थॉमस शेडवेल जिनका टाइमलाइन वी हैव 1642 टू 1692. And next we have John Gay 1635 or 85, 85 I think. Okay. And 1732. So here the answer we have जॉन गैवर, क्योंकि आपके जो जॉफरी चौसर है इनका एसोसिएशन है 14th सेंचुरी ओके ऑफ लिटरेचर. सो दैट्स वाई आपका जो कंटेम्प्रेरी है ऑफ जॉफरी चौसर वी हैव जॉन गैवर. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we have next question from among the Canterbury pilgrims, which group would qualify as the upper class? Right. So answer we have option number C, the knight, the squire and the priores. Please keep in your mind these are repeated question in examination. This is next question. In the general prologue to the Canterbury Tales, which two characters are examples of deep Christian goodness? So answer we have here option number C, like option number second, like the parson, and option number third, like the प्लोमैन. तो दीज टू जो आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स हैं डीप क्रिश्चियन गुडनेस का. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. फॉर गोल्ड इन फिजिक is cordial, therefore he loved gold in special, relates to Chaucer's, so this is associated doctor. Okay. Now the next question we have. The rhetorical pattern used by Chaucer in the prologue to the Canterbury Tales is, so answer we have 10 syllabic line. Now the next question. Chaucer's Parliament of Fowls is in part, so it's is in part यानी कि puzzle. Second, debate. एंड फोर्थ नंबर वी हैव बीस्ट फेबल. तो मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. सो गाइस, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जॉफरी चौसर का ड्रीम एलेगरी है, मिडिल इंग्लिश पोयम है और इसका जो कंपोजिशन डेट है दैट इज 1381 अराउंड अप्रॉक्स. आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो दिस इज द कंपोजिशन डेट है इसका और बेसिकली इट वाज रिटन टू सेलिब्रेट द जो बट्रोथल ऑफ किंग रिचर्ड द सेकंड है ऑफ इंग्लैंड के टू एनी ऑफ बोहेमिया. ठीक है. सो प्लीज कीप इन योर माइंड. एंड इट वॉज रिटन राइम रॉयल. इसको राइम रॉयल में लिखा है. दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड 7 लाइन स्टैंजास जहाँ पे आपको देखने मिलता है. और बेसिकली ये जो पोयम है डिस्क्राइब कर रहा है अ ड्रीम विजन इन विच बर्ड्स जो है आपके जो फाउल्स यहाँ पे यू कैन सी इट्स अ बर्ड्स गैदर हो रहे हैं ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे टू चूज दियर मैट्स. ओके. सो दिस इज बेस्ड ऑन इट. ऑफकोर्स आपको यहाँ पे लव एंड मैरिज, राइट, सोशल हेरार्की एज वेल कर्टली लव जैसे थीम्स मिल जाएंगे. सो इट्स अ वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंसेस टू सेंट वैलेंटाइंस डे एज अ डे ऑफ लव इट वॉज कंसिडर्ड. ओके. सो दिस इज एसोसिएटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. व्हाट इज इट दैट Chaucer focused on it the depiction of the wife of Bath in the Canterbury Tales. So ये जो आपका क्वेश्चन बना था नेट में, सो यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट इज डेफियंस. Next question we have. Which poem by Chaucer was written on the death of Blanche, wife of John of Gaunt? So answer we have the Book of Duchess that was around 1368 आपका आ रहा है. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. जितने भी आपके ये वर्क्स हैं लाइक रिटन बाय
जॉफ्री चौसर, लाइक ट्रॉयलस क्रेसिडा हो गया, द हाउस ऑफ फेम हो गया, द बुक ऑफ डचेस हो गया, द लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन हो गया, कैंटरबरी टेल्स हो गया। यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है। एज यू कैन सी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज, तो आपको अच्छा खासा क्लैरिटी मिलने वाला है। एंड जस्ट प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आज की वीडियो में। Next question we have, which of the following statements about the Canterbury Tales is true? So true statement we have, the Canterbury Tales remained unfinished at the time of its author's death. क्योंकि आपके जॉफ्री चौसर का 1400 अराउंड डेथ हो रहा है, तो इट इज अनफिनिश्ड वर्क। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अभी आपने नॉट का ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट करेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछा है। आंसर वी हैव, चौसर रॉट द बुक नेम्ड ऑफ द गवर्नर। सो ऐसा कोई बुक नहीं है जो आपके चौसर लिए लिखा है, अदरवाइज चौसर यूज्ड राइम रॉयल। अभी मैंने आपको बताया 7 लाइन्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। स्टैंजिक फॉर्म होता है इन सम ऑफ हिज मेजर पोएम्स में उन्होंने यूज़ किया है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उनका वर्क, द नेम ऑफ दैट वर्क, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, जो बेसिकली इनका सेम राइम रॉयल में लिखा गया है, फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट वी हैव, चौसर वॉज द ऑथर ऑफ द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। अभी पीछे मैंने आपको डिस्कस किया, चौसर रोट इन इंग्लिश व्हेन द कोर्ट पोएट्री ऑफ हिज डे वॉज रिटन इन एंग्लो नॉर्मन एंड लैटिन। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपके चौसर इंग्लिश में लिख रहे थे, जब मोस्ट ऑफ दी जो आपकी राइटिंग्स थी इट केम एंग्लो नॉर्मन एंड लैटिन। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग जॉफ्री चौसर जो आपने ज़रूर से अपने माइंड में सस्टेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द वाइफ ऑफ पास फिलोसफी ऑफ मैरिज शोज दैट शी। तो बेसिकली उनका जो फिलोसफी था टुवर्ड्स मैरिज, सो इट वॉज शोज कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विद कीन अवेयरनेस ऑफ हर ओन राइट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which tale in the Canterbury Tales uses the tradition of the beast fable? So it's a very simple answer. We have the Nun Priest Tale, जो most of the student ने अपने मास्टर्स में कवर किया है। सो गाइज वेरी 6 मंथ जो आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं ऑन द टॉपिक जॉफ्री चौसर से एसोसिएटेड, ये सभी मैं पीवाईक्यूज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप आपको अच्छा खासा क्लैरिटी मिल जाएगा टुवर्ड्स योर एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपके फ्रेम हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। हाउ डिड चौसर्स पार्टनर मैक हिज लिविंग? तो किस तरीके से वो अपनी लिविंग को मैनेज करता था? बाय सेलिंग इंडलजेंसेस टू दोज who committed sins. Hope you understand here. अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, how many legends of good women could Chaucer complete in his The Legend of Good Women? So here we have the answer 9. So basically Geoffrey Chaucer का The Legend of Good Women, ये ड्रीम विजन अगेन नैरेटिव पोएम है, लेजेंड कलेक्शन बेसिकली इट इज, जो इनका अराउंड 1385 to 94 आपका इट वॉज कंपोज हो रहा है। मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज इट वॉज रिटन, और मेनली इट वॉज रिटन राइम रॉयल। ओके, सो बेसिकली आप इसमें देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर कलेक्शन में आपको प्रोलॉग मिल जाएगा एंड अ सीरीज ऑफ लेजेंड्स की मिल जाएगी। लाइक जो प्रोलॉग है उसमें आप देखेंगे उसमें 2 वर्जन्स हैं, मतलब 2 वर्जन्स आपके एग्जिस्ट करते हैं प्रोलॉग में। तो एक है अर्लियर एंड द नेक्स्ट वन रिवाइज्ड है। एंड देन आप देखेंगे कि जो चौसर है किस तरीके से रिटेल कर रहे हैं द स्टोरीज ऑफ वर्चुअस वुमेन की फ्रॉम क्लासिकल मैथोलॉजी, राइट, हु वर फेथफुल इन लव एंड सफर्ड बिकॉज ऑफ मैन। सो दे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट लेजेंड्स इसमें क्लियोपैत्रा हो गए, आपके थिस्बी हो गई, डीडो हो गई, ठीक है, एरियांड हो गई, राइट। सो मैनी आपको यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट लेजेंड्स मिल जाएंगी जो बेसिकली बेस्ड ऑन है, और दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चौसर सटायराइज द मॉन्क बिकॉज द मॉन्क। अब मॉन्क को उन्होंने क्यों सटायराइज किया था? तो ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज पर है, आई विल शो यू। ऑप्शन नंबर डी, like spends too much time hunting and too little time on religious duty. That's why आपके जॉफ्री चौसर कहीं ना कहीं मतलब क्रिटिसाइज और सटायराइज कर रहे थे ऑफ कोर्स मॉन्क को। ओके, here we have next question, in Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales the pilgrims, like the medieval society of which they are a part, are made up of 3 social groups or estate. What are the 3 states there? So answer we have option number A, like nobility, church and commoners. Here we have next question, the 7 deadly sins are sought to be portrayed in Chaucer's Canterbury Tales. Which of the following sins is not covered by Chaucer? So here we have jealousy, envy, lust. तो आई थिंक जो इसका राइट कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लाइक फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि जेलेसी,
एज वेल होमिसाइड. सो दीज टू जो आपके बेसिकली सीन्स हैं, इट इज नॉट कवर्ड इन दैट important works, otherwise remaining you can see. Okay. So guys, next question we have, in Canterbury Tales who has a red face full of swords? So answer we have Sumner. Now the next question, which of the following is true of the Canterbury Tales? So here the answer option number C, Chaucer, the Pilgrim, narrate Sir Thops tale and the tale of Malaby. Okay. Next question, in which one of the following Middle English poems is Hector a character? So here the answer we have Troilus and Cressida, which is tragic romance by Geoffrey Chaucer, or it was composed approx 1382 to 85. Okay, so it is again written in rhyme royal, based mainly on Boccaccio's जो basically influence रहा उनका, so that is important. और it was, इसका जो setting था, it was during Troy, ट्रोजन वार ड्यूरिंग जो डेज थे. तो ट्रॉयलस जो बेसिकली ट्रोजन प्रिंस हैं, वो किस तरीके से फॉल्स इन लव विद क्रिसाइड अ विडो विद द हेल्प ऑफ पैंडरस, दियर लव इज यूनाइटेड इन दिस स्टोरी. सो ओवरऑल आप देखेंगे दीज आर इम्पॉर्टेंट. और जो हेक्टर यहाँ पे पूछा है ना कैरेक्टर, तो हेक्टर जो ट्रॉयलस का ब्रदर होता है, वो सिंबल होता है कहीं ना कहीं ऑनर का. ठीक है, इन दी वर्क. सो जस्ट कीप इन योर माइंड. Next question, which of the following tales in Chaucer's Canterbury Tales deal with the murder of a child by Jews? So answer we have option number third, यानी कि the Prior's Tale. So guys, Geoffrey Chaucer से आपको जितने important और repeated questions बन रहे थे, we have discussed. PYQs अभी हमने डिस्कस किए. अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स दी एडमिट स्पेंसर. अभी एडमिट स्पेंसर से ईयर्स एवरी 6 मंथ जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, लेट्स डिस्कस देम. इन स्पेंसर्स री फेरी क्वीन देयर आर द एलेगोराइज्ड मोरल एंड रिलीजियस वर्च्यूज विद देयर काउंटर पार्ट्स इन द वॉइस आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच सेट. तो आपने करेक्ट जो आपका सेट है उसको बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है. एंड ऑप्शन नंबर ए द आंसर, यानी कि जो ऊना है वो कहीं ना कहीं ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्योन टेम्परेंस को, ड्यूजा डिसीट को, एंड और गोग्लियो आपकी प्राइड को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच इक्लोग of the Shepherd's calendar does Spenser praise Queen Elizabeth the First? So here the answer we have option number B. So मैं आपको थोड़ा से फैक्ट्स यहाँ पे सजेस्ट करा दूँ रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट वर्क द शेफर्ड्स कैलेंडर, जो हम लोग कई बार बेसिकली रिवाइज कर चुके हैं, बट इवन दो वी नीड हियर. सो गाइज, द शेफर्ड कैलेंडर एडमस स्पेंसर का 1579 में पब्लिश हो रहा है. इट्स अ पेस्टोरल पोएट्री जहाँ पर आपको इक्लॉग सीक्वेंस मिल जाएगा, जो बेसिकली जो इक्लॉग्स हैं दीज आर इन नंबर्स 12, जो कहीं ना कहीं मंथ द ईयर जो बेसिकली आप देखेंगे 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये क्लासिकल इनका पेस्टोरल ऑफ वर्जिल एंड इम्पॉर्टेंट वर्क है, जहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली जो अप्रैल जो इनका अप्रैल इक्लोग है, द अप्रैल इक्लोग इज वन ऑफ इन विच आपके जो स्पेंसर है वो प्रेज कर रहे हैं किनको, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को, क्योंकि जो एलिजाबेथ है इज एलेगोरिकल रिप्रेजेंटेड है एज एलिजा. आई एम जस्ट राइटिंग हियर इन दिस वर्क एलिजा. ओके, जो एक शेफर्डस है, क्वीन है, एंड शी इज सेलिब्रेटेड एज कास्ट एंड वर्चुअस इन दिस वर्क. ठीक है, तो ये जो बेसिकली इनका वर्क है, इट इज़ रिटन एज अ सॉन्ग ऑफ प्रेस, जिसे संग किया गया है ऑफकोर्स शेफर्ड के थ्रू. एंड यहाँ पर जो स्पेंसर की लॉयलिटी है एंड ट्यूडर जो मोनार्की है उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया गया है. एंड इस्टब्लिशमेंट आपके स्पेंसर का हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट इंपॉर्टेंट वर्क एज ए नेशनल पॉइंट. ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ही सपोर्टिंग एलिजाबेथन आइडियल्स. होप यू अंडरस्टैंड हियर. सो अब आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग है, जो 12 इक्लोग्स मैंने आपको बताए, लाइक जनवरी हो गया, फेब्रवरी इक्लोग हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, इन सभी का आपने गो थ्रू करना है एटलीस्ट लिटिल बिट. जैसे जनवरी जो इक्लॉग है वहाँ पे कंप्लेन्स किया जा रहा है ऑफ अनरिक्वायर्ड लव के लिए. फेब्रवरी में डिबेट हो रहा है ऑन ओल्ड वर्सेस न्यू चर्च. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अप्रैल में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से प्रेज हो रहा है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट का. अक्टूबर में नेचर एंड वैल्यू दिया जा रहा है ऑफ पोएट्री को. एंड नवंबर कहीं ना कहीं एलिजी है फॉर डीडो. तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो एलिजी फॉर डीडो है दैट इज आपका नवंबर इक्लोग है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. Here the next question, the figure of the warrior virgin in Spenser's Faerie Queene is represented by the character. So here the answer we have Brit Mart.
This is next question. In Fairy Queen, what is Red Cross reward for slaying the dragon? So here the answer we have Una's hand in marriage and her parents' kingdom. Right? Next question. Edmund Spencer's Colin Clouds Come Home Again is a fine example of. So guys, this is most important इनका basically pastoral poem और you can say pastoral eclogue है. वैसे इसका जो आंसर है that is option number D जो next पेज पर है, and we have pastoral eclogue. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो बेसिकली पब्लिश हो रहा है 1595 एंड इट वाज रिटन 1591. पेस्टोरल पोएम है, राइम्ड कपलेट्स में इट वाज रिटन. और यहाँ पर बेसिकली जो स्पेंसर है ना, जब वो विजिट कर रहे थे इंग्लैंड फ्रॉम आयरलैंड से, सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज रिटन. तो कॉलिन क्लाउड जो है इसमें एक स्पेंसर का पेस्टोरल अल्टर ईगो है. मतलब आप इसमें देखेंगे जो आपने द शेफर्ड्स कैलेंडर में भी देखा होगा मे बी. सो हियर ऑल्सो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट क्या है, और ये जो पोयम है ना रिफ्लेक्ट कर रही है स्पेंसर के खुद के एक्सपीरियंस को ऑफ द एलिजाबेथन कोर्ट के. ओके, सो जब वो कॉलिन रिटर्न होता है होम एंड नरेट करता है अपने एक्सपीरियंस को एट कोर्ट में, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, तो उसी अपने फेलो शेफर्ड्स के साथ, तो उसी से एसोसिएटेड ये इनका वर्क है. ठीक है, सो बेसिकली गाइज में जितने भी आपके मेजर फिगर्स हैं और उन पर बेस्ड ऑन जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए अब तक PYQs नेट एग्जामिनेशन में, मैं आपको वो सभी रिवाइज करा रही हूँ. अभी हम लोग जॉन मिल्टन के वर्क्स देखेंगे. सबसे पहले उनका टाइमलाइन जरूर से रिवाइज कर लीजिए, 1608 टू 1674. एंड हियर इज द फर्स्ट वर्क वी हैव. इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th, Milton writes that Adam was overcome with dash and so ate the forbidden fruit against his better knowledge. सो गाइज आंसर वी हैव फीमेल चार्म. तो मैं आपको बता दूं जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 1667 में आपका ये आ रहा था. अगेन लेट्स रिवाइज विद मी 10 बुक्स के साथ. एंड 1674 में आ रहा था. बेसिकली इट वॉज डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स. तो अभी 12 बुक्स आ रही हैं. 1674 जो इसका वर्जन आ रहा है, रिवाइज्ड एडिशन जो इसका आ रहा है, दिस इज इपिक पोयम जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है. एंड ऑफ कोर्स इसका जो थीम है दैट इज द फॉल ऑफ मैन. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. बुक फर्स्ट जो है वहाँ पे सैटर्न आ रहा है एंड फॉल हो रहा है एंजल्स को इन हेल आफ्टर द डिफीट. ओके, और बुक सेकंड जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें काउंसिल किया जा रहा है हेल को. ठीक है, और बुक जो थर्ड है उसमें क्या दिखाया जा रहा है, शिफ्ट दिखाया जा रहा है टू हेवन को लेके. मतलब किस तरीके से जो सन है वो ऑफर कर रहे हैं हिमसेल्फ और मैंस रिडेप्शन के लिए. बुक फोर्थ जो है आपका सैटर्न वहाँ पे एंटर कर रहा है एडन को, यानी कि फर्स्ट व्यू ऑफ एडम एंड ईव का आपको बुक 4 में देखने मिल रहा है. तो ये सभी आपको रिवाइज रखने हैं. बुक 5 में आपको एंजल राफेल मिल जाएगी जो किस तरीके से विजिट करती है एडम को. एंड बुक 6 में आपको मिल जाएगा वार इन हेवन. बुक 7 आपका राफेल जो नरेट कर रहा है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की. सो दैट इज बेस्ड ऑन बुक 7. बुक 8 में आपको क्रिएशन ऑफ आदम एंड ईव का मिल जाएगा जहाँ पे आदम्स लव फॉर ईव डिस्कस किया गया है. बुक 9th जो यहाँ पे क्वेश्चन भी बना है उसमें द फॉल दिखाया है जब ईव जो होता है वो ईट कर लेता है, व्हेन ईट्स द फॉरबिडन फ्रूट. ठीक है, तो आदम क्या करता है, फॉलो करता है नोइंगली एंड लूज करता है अपनी इनोसेंस को. सो दिस इज बेस्ड ऑन 9th जो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो. तो यहाँ पर क्या था, वो क्यों उसने किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल चार्म. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी इसी तरीके से आप देखेंगे बुक 10th में जजमेंट हो रहा है ऑफ आदम एंड ईव का, राइट क्योंकि जो सैटर्न है वो रिटर्न्स हो गया है टू द हेल से. एंड बुक 11 जो है दैट इज जब एंजल जो मिखेल है वो कैसे शो करती है आदम का फ्यूचर ह्यूमन हिस्ट्री. तो दैट इज बेस्ड ऑन. एंड जो बुक 12 है द लास्ट बुक, वहाँ पे फर्दर विजन दिखाया जा रहा है ऑफ रिडेप्शन का थ्रू क्रिस्ट, राइट. सो दीज आर 12 चैप्टर्स का मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दिया. मेन पॉइंट जो आपको ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है. नाउ मेन कैरेक्टर्स को जरूर से देख लेना. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक आपके सैटर्न हो गए जो रेबल एंजल है, कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो है इन दी वॉक. आदम जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैनकाइंड को. ईव जो फर्स्ट वीमन है ऑफकोर्स क्यूरियस है, इमोशनल है. गॉड जो ओमिनिसिएंट है, जस्ट रूलर है. एंड सन ऑफ गॉड जो बेसिकली कौन है, रिडीमर. ओके, now the next question we have, who among the following English writers opposed the Licensing Act of 1643? So we have no anyone except John Milton जिन्होंने अपोज किया था द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643. सो बेसिकली फ्रेंड जो जॉन मिल्टन का बुक आया था एरोपैजेटिका जो इनका 1644 में पब्लिश हुआ था. मे बी यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एज ए PYQs अभी फर्दर. तो मिल्टन ने यहाँ पे जो एरोपैजेटिका लिखा है वो एज ए डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं ये लाइसेंसिंग एक्ट जो 1643 में आया था. और ये एक इनका प्रॉस पैम्फलेट है, कोई स्पीच नहीं है, जिसका सबटाइटल भी वी हैव अ स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ
अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका मेन आर्ग्यूमेंट था दैट इज ट्रुथ जो है किस तरीके से इमर्ज कर रहा है थ्रू फ्री डिबेट नॉट सेंसरशिप। तो लाइसेंसिंग जो किस तरीके से किल कर रहा था लर्निंग एंड नॉलेज को, दैट्स वाई आपके मिल्टन ने उसको अपोज किया था। तो दैट इज अर्लीस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस राइट टूवर्ड्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो इनका ये एरोपैजिटिका है। और यहाँ से कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना है, दैट्स व्हाई आई इंक्लूड हियर दैट एरोपैजिटिका। आपने जरूर से इसके फैक्ट्स, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स, क्यों इट वाज रिटन, ऑल द थिंग्स यू हैव टू जस्ट रिवाइज बिफोर योर एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वैंड रिंग स्टैप्स एंड स्लो, बुक 12th। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है आपसे कि बेसिकली दे आर कंफर्टेड बाय दियर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्रिस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, राइट। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आई हैव मेंशन। ओके, here we have question number next, which of the following poems did Milton write in octosyllabic couplets। तो octosyllabic couplets में इनकी वो कौन सी poems है, it is इल पेंसरोसो, ठीक है, जो इनका 1631 में आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इल पेंसरोसो इनका लिरिकल पोएम है, कंपेनियन पीस भी है इल एलिग्रो का, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिला है। सो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने सेलिब्रेट किया है द लाइफ ऑफ स्टडी, फिलोसफी एंड मेडिटेशन को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसे भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये आपका बेसिकली आ रहा है 1652, जो पैट्रियार्चन यानी कि इटालियन सोनेट में लिखा गया है। एंड इसमें आप देखेंगे इन्होंने फेथ, पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस जो है इनका टुवर्ड्स गॉड्स विल, उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है। तो ये इन्होंने जब लिखा था जब ये बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे अपनी लाइफ में, जहाँ पर इन्होंने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ड्यूटी एंड डिसेबिलिटी यहाँ पे एक्सप्रेस किया था। नेक्स्ट वी हैव ऑन द लेट मैसेक्री इन पीडोमोंट। तो ये जो इनका बेसिकली वर्क है दैट इज ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ सोनेट 18, जो आई थिंक इनका आता है सोनेट 18, जो आपके मतलब जॉन मिल्टन का है, जिसमें जो इनका 1655 में आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इस पर्टिकुलर सोनेट का पार्ट है दैट इज ऑन द लेट मैसेक्री इन पेडामाउंट। सो होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड ये भी आपका एसोसिएटेड है रिलीजियस, तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अभी नेक्स्ट वी हैव लिसिडास, वी ऑल नो अबाउट 1637 एंड पेस्टोरल एलिजी है, जो डेथ ऑफ द एडवर्ड किंग लिखा गया था, मिल्टन के जो बेस्ट फ्रेंड थे जो ड्रॉन हो गए थे एट सी में। सो दिस इज इन इरेगुलर वर्ड्स विद आपको इसमें वियर्ड राइम्स मिल जाएंगी। सो इसमें ग्रीफ दिखा है। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको सभी वर्क्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यू कैन सी हियर, व्हाट इज एल एलिग्रो इज कंपेनियन पीस कॉल्ड। तो इसका कंपेनियन पीस कौन सा है, वी हैव एल पेंसरोसो। ठीक है, तो यू सी हियर मैंने यहाँ पे बहुत रोने वाला स्माइली बना हुआ है, नॉट स्माइली, इट्स अ वीपी। ओके, तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं एल पेंसरोसो, जहाँ पे इन्होंने मिलंकली टोल में इसको लिखा है, और एल एलिग्रो जो इनका एक हैप्पीएस्ट जहाँ पर इन्होंने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड बोथ दी पीसेस जो कंपेनियन पीस हैं इनके, एंड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैच द फॉलोइंग एलिजीज विद द पर्सन्स फॉर हुम दे वर रिटन। तो ये कई बार एग्जामिनेशन में आपसे रिपीट हो चुका है। लेसिडास हो गया, आर्थर ह्यू क्लर्क, एडोनिस हो गया, एंड A.H. हैलम हो गए। तो यहाँ पे कुछ आपके वर्क्स हैं, जैसे इन मेमोरियम आपका एसोसिएटेड है A.H. हैलम के साथ, विच वॉज टेनिसन ने लिखा है। एंड एडवर्ड किंग आपके एसोसिएटेड है लेसिडास के साथ, जो बेसिकली आपके जॉन मिल्टन ने लिखा है एलिजी। एंड थायरसिस जो है आपका दैट इज A.H.C. यानी कि आर्थर ह्यू क्लर्क, राइट, कि मतलब कुमॉन किया जा रहा है इस पर्टिकुलर वर्क में। एंड कीट्स ने आपका लिखा है एडोनिस। होप यू अंडरस्टैंड हियर, एडोनिस जो है कहीं ना कहीं कीट की डेथ पर लिखा गया है। सो दीज ऑल आई हैव डिस्कस्ड, एंड ये सभी आपकी फेमस एलिजीज हैं जिनसे बेस्ड ऑन आपसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिगी। तो एलिजी कौन सा है इनका, दैट इज लिसिडास। Now this is next question which is of matching question, match the following text with their respective themes। जैसे एरोपैजिटिका मिल्टन का जो 1644 में आ रहा है। सो ऑन दी अदर हैंड आपको कुछ थीम्स मिल जाएंगे, जैसे आपका जो बेसिकली फर्स्ट एरोपैजिटिका है, दिस इज गोज टूवर्ड्स दी
द लिबर्टी फॉर अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, उस पर बेस्ड ऑन थीम है, जो नेक्स्ट पेज पर है मैं आपको भी शो कर दूंगी, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड। तो एरोपैजिटिका आपका बेस्ड ऑन है थीम द लिबर्टी फॉर अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। एंड लिवियाथन जो हॉब्स का 1651 में पब्लिश हो रहा है, राइट, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इसका 1651 में हो रहा है लेवियाथन। तो ये आपका एसोसिएटेड, ऑफ कोर्स इसका एसोसिएशन आपका है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एब्सोल्यूट सॉबर्निटी की बात कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड हियर, एब्सोल्यूट सॉबर्निटी की बात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो सेकंड है आपका, इट गोज टुवर्ड्स दी, या इट्स लिवियाथन जो है आपका कहीं ना कहीं बात कर रहा है एब्सोल्यूट सॉबर्निटी की। एंड हियर यू कैन सी रिमेनिंग जो ऑप्शंस है, अलेक्जेंडर्स फीस जो ड्रैडन का है, जो आपका बेसिकली बात करता है ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, दैट इज गोज टुवर्ड्स द फोर्थ, द पावर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, द पावर ऑफ म्यूजिक की बात, मतलब थीम हो रही है यहाँ पर, बेस्ड ऑन थीम है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कॉन्ग्रीव का वर्क है, दैट इज एसोसिएटेड फैशन, कॉर्टशिप एंड सिडक्शन। होप यू अंडरस्टैंड हियर ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस। तो थोड़ा कंफ्यूजन मुझे यहीं पे था, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी आपका कहीं ना कहीं बात की जा रही है लिवियाथन में, जो आपका इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में भी रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन इंट्रोड्यूस सैटर्न एंड द फॉलन एंजल्स इन द बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। Two of the chief devils reappeared in book second. They are, of course, Moloch and Belial. Okay. Next question, that glory never shall his wrath or might extort from me. Paradise Lost book first का line है, what glory is being referred to be Saturn? So here the answer we have the courage never to submit or yield. Okay. Now the next question, what is the name of the angel who of those who owed allegiance to Saturn dared to protest against his impious doctrine and left his company to return to God? पैराडाइज लॉस्ट बुक 5 से एसोसिएटेड लाइन है यहाँ पर, एंड आंसर वी हैव एबिडल, एबडिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन द 2 stages in books. So here the answer we have book 4th and next we have book 9th. So this is the next question, identify the correct chronological sequence of publication. तो आपको यहाँ पे identify करने, and answer we have the advancement of learning जो 1605 में आ रहा है, Paradise Law 1667, MacFlagnoy 1678, and Essay on Concerning Human, this is 1689. So these are set in chronologically. Okay, अभी next question we have, you can see here, who is the only one of Milton's contemporaries to be mentioned by name in Paradise Lost? So we have Galileo. Okay, this is next question, in Paradise Lost Milton invoke his heavenly muse यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ विच 2 books? तो यहाँ पर आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछा है एज रिगार्ड दिस पैराडाइज लॉस्ट, इनका इंपॉर्टेंट बुक आई हैव टॉक्ड अबाउट। सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बुक फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर डी, लाइक बुक 7। सो दीज 2 books हैं जहाँ पर बेसिकली आपके जो मिल्टन है इन्वॉक कर रहे हैं हेवनली म्यूज को, लाइक यूरेनिया को, राइट। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट कर रही है द स्पीच राइम रिदम्स ऑफ एडम एंड ईव्स मैरिटल क्वेरल? सो हियर द आंसर वी हैव बुक 9। अभी लेट्स टॉक अबाउट PYQs बेस्ड ऑन जॉन बनियन, जो आपसे अभी तक पूछे गए हैं वेरियस ईयर्स ऑफ नेट एग्जामिनेशन में। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जॉन बनियन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वाज रिटन व्हाइल ही वाज। तो दिस इज द सिंपल आंसर वी हैव इन प्रिजन। आई हैव मेनी टाइम टॉक्ड अबाउट कि जब वो प्रिजन में थे दैट टाइम ही रॉट दिस इंपॉर्टेंट वर्क। बेसिकली इट वॉज पब्लिश 2 parts। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट केम 1678 and the second part came 1684. सिंपल बिब्लिकल इंग्लिश लैंग्वेज में इट वॉज रिटन, प्रॉस एलिगरी है इनका, और इट वॉज रिटन ड्यूरिंग बनियन जो थे इम्प्रीजनमेंट था इनको नॉन कन्फर्मिस्ट प्रीचर के कारण। ठीक है, तो 2 parts मैंने आपको इसके यहाँ पे डिस्कस कर दिए। होप यू अंडरस्टैंड हियर, जो इनकी फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे आपको जर्नी मिल जाएगी क्रिश्चियन की, एंड द सेकंड जर्नी आपको मिलेगी जो सेकंड पार्ट है बेसिकली क्रिस्टीना की, जो उनकी क्रिश्चियन की वाइफ है एंड उनके चिल्ड्रन ऑल्सो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, listed below are the seemingly friendly characters in the Pilgrim's Progress who give Christian dangerous advice. Among them in one who does not belong to this group, identify this odd character. So भी आपने यहाँ पे odd character को find out करना है. So here you can see Mr. Worldly Wise Man. This is odd character. Okay.
This is next question. In Bunyan's Pilgrim Progress, Christian and his friends faithful cause a commotion at the Vanity Fair for many reasons. Which of the following statements is not true of their appearance at the fair? So here the answer we have option number C. I'm just showing you. This is the answer. They sample every entertainment at the fair. This is next PYQ. In John Bunyan Pilgrim's Progress, who keeps Christian's head above water in the river of death? So answer we have hopeful. Next question. There are helpers in harmers among fellow pilgrims in Christian's journey in Pilgrim's Progress. Who among the following is not a helper? So here the answer we have Mr. Wordley Wiseman. So now guys, let's revise some important PYQs from the Alexander Pope. So basically Alexander Pope one of most important, जिनका एसोसिएशन न्यू क्लासिकल ऑगस्टन एज से है, रोमन कैथोलिक हैं ऑफ कोर्स, एंड इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट मास्टर कंसिडर किए जाते हैं हेरोइक कपलेट के इंग्लिश पोएट्री में, एंड ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ रीजन है, विट ऑर्डर एंड सटायर का यूज करते हैं, क्लासिकल मॉडल्स को कहीं ना कहीं हॉरेस एंड वर्जिल फॉलो करते हैं. सो दीज तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग अलेक्जेंडर पॉप. और इनकी कुछ पोएट्री जैसे कि एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉग, द डंसियार्ड, एन एस्से ऑन मैन, विंडोज फॉरेस्ट, ये सभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं. कुछ इनकी ट्रांसलेशंस भी हैं अलेक्जेंडर पॉप की, जैसे होमर्स का इलियाड हो गया, होमर्स का ओडेसी हो गया विद कोलैबोरेटर. ठीक है, तो ट्रांसलेशंस है. एंड थीम्स आपको इनके वर्क्स में लाइक आर्ट, सटायर, मोरल फिलोसफी टाइप्स ऑफ देखने मिल जाएंगे. फेमस लाइंस भी आपको अलेक्जेंडर पॉप से मिलती हैं, जैसे कि आपको पूछ लेंगे टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन. दिस इज बेस्ट लाइन एसोसिएटेड अलेक्जेंडर पॉप. अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग. दिस इज ऑल्सो फेमस लाइन एसोसिएटेड अलेक्जेंडर पॉप. एंड नो द थाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैम. दिस इज ऑल्सो फेमस लाइन जो आपसे कई बार रिपीट हुई अलेक्जेंडर पॉप की है. एंड हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन PYQ basically. Fop at the toilet, flatterer at the board, now trips a lady and now struts a lot. The above lines are quoted from. So these are quoted from the work Epistle to Dr. Arbuthnot. So guys चलिए जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. मैक फ्लैकनॉय 1682 पब्लिश हो रहा है आपका, मॉक हेरोइक सटायर है, जहाँ पर थॉमस शेडवेल जो बेसिकली पोर्ट्रे कर रहे हैं एक डल, ठीक है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है. हेरोइक कपलेट है. And next we have the rape of the lock. We have discussed many time. 1712. नेक्स्ट वर्जन इसका 1714 में आ रहा है. रिवाइज्ड वर्जन जो है मोक इपिक पोयम है. हेरोइक कपलेट इट वाज अगेन रिटन. एंड एब्सोलम एंड आकिटोफल दिस इज 1681 वी हैव. ओके, हेरोइक कपलेट्स है, पॉलिटिकल एलिगोरिकल सटायर है. और मैं आपको बता दूं एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनट अलेक्जेंडर पॉप का 1735 में आ रहा है. वर्ड्स इपिस्टल है, पर्सनल सटायर है, हेरोइक कपलेट में लिखा है, और यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है डॉक्टर जॉन अर्बतनट को, जो ऑफ कोर्स फ्रेंड है, फिजिशियन है. ठीक है, तो यहाँ पर डिफेंस कर रहे हैं और पॉप की लिटरेरी करियर को. होप यू अंडरस्टैंड हियर. एंड आंसर जो ये बेसिकली लाइन्स है, एसोसिएशन है हमारा एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनट. Next PYQ we have first follow dash and your judgment frame by her just dash which is still the same supply the appropriate word to fill in the blank. So here we have nature. First follow nature and your judgment frame by her just standard which is still the same. Okay, so ये भी आपका associated Alexander Pope. Next question we have द रेप ऑफ द लॉक जो पॉप का इंपॉर्टेंट पोयम है वॉज पब्लिश्ड इन 1712 में हो रहा था, लेकिन इट वॉज पब्लिश्ड इन 2 कैंटोज. और जो इसका रिवाइज्ड वर्जन आ रहा था वो 5 कैंटोज में आ रहा था 1714 में. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन द रेप ऑफ द लॉक बेलिंडाज लैप डॉग इज नेम्ड. सो बेलिंडाज लैप डॉग का जो नेम था दैट इज शॉक. An epistle of to Dr. Arbuthnot 1735 present portrait of the following contemporary individuals. So answer we have Addison and Lord Hervey. Next question, who does Alexander Pope refer to in the following lines? Born to no pride, inheriting no strife, nor marrying discords, in a noble wife, stranger to civil and religious rake, the good man walked in noxious through his age. So here the answer we have Pope's father. This is next question. In his epistle to Dr. Arbuthnot, Pope tells that as a poet he had benefited
from this saving counsel, keep your peace 9 years, which enjoins on writers' patience and great care before they rush to print. Whose counsel is Pope referring to? So here the answer we have Horace in Ars Poetica. क्योंकि आर्स पोइटिका में आपके हॉरिस ने यही सजेस्ट किया था कि आपका जो एक वर्क होता है, एक जो फिलोसफिकल वर्क होता है, तो उसके लिए आपने अपने आप को 9 years बिफोर प्रिपेयर करना होता है अपने उस वर्क को, राइट. सो सेम थिंग यहाँ पर बोली गई है. So guys, here we revise some important PYQs from William Blackie, most important exam perspective, जिनका timeline we have 1757 to 1827. वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट और की फिगर भी कंसिडर किए जाते हैं. ऑफकोर्स रोमांटिसिज्म आप इनको कंसिडर मान के चलिए. एंड लेट्स टॉक अबाउट वर्क्स आस्क्ड बेस्ड ऑन विलियम ब्लैकी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लैकी. अभी विजनरी वर्क इनका कौन सा है? वी हैव सम वर्क्स हियर एज ए ऑप्शंस. सो आंसर डी, वी हैव द आंसर द विजन ऑफ द डॉटर्स टू एल्बियन. सो बेसिकली ये इनका विजनरी एज वेल इनका इंपॉर्टेंट प्रोफेटिक पोयम है जो इल्यूमिनेट कर रहा है ऑफकोर्स बुक, राइट. एंड रोमांटिक एज और प्री रोमांटिक विजनरी फेज आप मान के चलिए, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बात किया है लाइक सेक्सुअल ऑपरेशंस ऑफ वुमेन, क्रिटिक किया है मैरिज लॉज को लेके, फ्री लव वर्सेस इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी की बात की है. सो ओवरऑल इट्स इंपॉर्टेंट और अर्लीस्ट फेमिनिस्ट विजनरी वर्क्स में से एक है आपके ऑफकोर्स विलियम ब्लैकी का द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम विलियम ब्लैकी. Who is the author of the statement, a prophet is a seer, not an arbitrary dictator? So here the answer we have course William Blackie. Now the next question you see here, in Blackie, the human abstract, the fragmented world of experience is symbolized in the image of. So here the answer we have fruit of deceit. This is the next question. In particular, William Blackie was influenced by the religious writings of. So here the answer we have Jacobs Boehm and Emanuel Swedenborg, right? So these two guys, particularly William Blackie, was influenced by the religious writings. Next question. The second part of Pilgrim's Progress deals with the pilgrimage of Christian's wife, Christina. She has a companion and a guide in this journey. Pick out the pair names from the following list. So here we have the answer, option number A, like Mercy and Great Heart. So ये आपका basically the part है Pilgrim Progress, जो अभी हम लोगों ने पीछे बनियन का वर्क था. So यहाँ पर included है, don't worry. Okay, अभी next question we have, you can see द माइंड फोर्स्ड. कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स इज फ्रेज फ्रॉम. सो ये आपकी फ्रेज कहाँ से आ रही है? दिस इज केम फ्रॉम द लंदन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विलियम ब्लैकीज फेमस पोएम्स सच एज लंदन, द सिक रोज, द टाइगर अपीयर्ड इन. सो दीज आर अपीयर्ड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, सॉन्ग्स ऑफ जो आपका एक्सपीरियंस है ये इनका 1794, ठीक है. सो कंसीडर इसको किया जाता है इंपॉर्टेंट वन. एंड या इट्स इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट वी हैव द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. तो इन तीनों के बारे में भी, जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है तो ये आपका बेसिकली 1790 to 93, राइट. फिलोसफिकल प्रॉफिट इनका प्रॉस पोयम है. एंड नेक्स्ट वी हैव जो आपका ये फर्स्ट वन है, एक तो आपका सॉन्ग्स ऑफ इन एक्सपीरियंस है जो 1794 मान के चलिए आप. एंड देन बिफोर आप देखेंगे आपका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है जो आपका 1789 में आ रहा है, ठीक है. जिसमें आपको पोएम्स मिल जाएगी इनोसेंस, नेचर, चाइल्डहुड, डिवाइन लव, लाइक द लैम्ब, द शेफर्ड, हॉली थर्सडे. तो ये सभी बेस्ड ऑन है इनोसेंस, नेचर, चाइल्डहुड थीम पर. और इसी तरीके से सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है जिसमें आपको करप्शन, सोशल इनजस्टिस, ऑपरेशंस देखने मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल लंदन, सिक रोज, टाइगर, ये कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन थीम है इसके, करप्शन, सोशल इनजस्टिस. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. हियर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, सो वी हैव क्लियर्ड इट, डोंट वरी. Here we have the next question. The phrase dark satanic mills has become the most famous descriptions of the force at the center of the Industrial Revolution. The phrase was used by. So this is the phrase which is used by William Blackie. Next question. Love seeketh only self to please, to blind another to its delight. This selfish and possessive nature of love is illustrated in blacks. तो कहाँ पर ये basically illustrate किया गया है? The clod and the papal.
ठीक है, just keep in your mind option number A the answer to this question. This is next question again from the William Blackie. William Blackie expressed the importance of the particular when he said to generalize is to be an idiot, to particularize is the alone distinction of merit. Fill in the blanks. तो यहाँ पर आपका an idiot जाएगा. Okay. अभी next question we have, in which work William Blackie say that Milton was a true poet and of Devil's Party without knowing it. So answer we have the marriage of heaven and hell जो इनका 1791 associated है. लेट्स रिवाइज सम इंपॉर्टेंट PYQs जो आपसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में ऑफ UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर. विलियम ब्लैकी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. टाइमलाइन यू हैव सीन हियर 1770 to 1850. In which poem does following line appear? Our birth is but a slip and a forgetting. So this is from the Immortality Ode, right? This is by William Wordsworth. And the final version of Wordsworth's Prelude appeared in the final version कब आ रहा है? With 14 books we have 1850. Just keep in your mind. This is the next question. Antagonist by what he considered to be the provinciality of the Lake poets, Byron wrote the preface to which of his works as a rebuke to Wordsworth's own introduction to the Thorn. So here the answer we have Don Juan. Next question, which famous elegy closes with the following lines? So here the answer we have, first of all, lines we have, in the deserts of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise. In memory of W.B. Yeats. Okay? तो दीज फेमस एलिजी क्लोज आपकी जो कर रही हैं बेसिकली लाइन्स है, क्लोजिंग लाइन्स है फ्रॉम द इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी हियर, इन Wordsworth's prelude the boy of Winander is affected by. So here we have muteness. Next question, the prelude although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805 was not published until 1850. Okay. Next question, in book 5 of Prelude, Wordsworth dreams of an Arab in the desert after reading which great work? So here we have Curvant's John Zwitog's. Okay. Next we have, which British university figures in William Wordsworth's Prelude? So here we have Cambridge. Next question, what is being described by Wordsworth in the following lines from his poem The Thorn? I've measured it from side to side. It is 3 feet long and 2 feet wide. An infant's grave. The answer to this question. सो गाइज दिस इज मैचिंग क्वेश्चन जहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और उनकी ओपनिंग लाइन से आपको मैच करना है. मेजर आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है सेम जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अपीयर्ड है. सी शैली, कॉलरिज, कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ वी हैव. अभी मैं आपको लाइन्स यहाँ पर दिखाने वाली हूँ. सी 4 लाइन्स वी हैव. आई क्राई योर मर्सी, पीटी लव ए लव. ठीक है, तो बेसिकली द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, व्हेन ट्रू लव्स बर्न्स डिजायर इज लव्स प्योर फ्लेम. तो आपने एसोसिएट करना है बेसिकली पॉइंट्स को विद द लाइन. तो आपका जो ए है शैली एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. ठीक है, कॉलरिज आपके एसोसिएटेड है लाइन नंबर 4, व्हेन ट्रू लव बर्न्स डिजायर्स इज लव्स प्योर फ्लेम. तो बेसिकली एसोसिएशन है. कीट्स का एसोसिएशन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट, आई क्राई योर मर्सी, पिटी लव ए लव. सो इनका कीट्स का एसोसिएशन है फर्स्ट लाइन से. एंड विलियम वर्ड्स एसोसिएटेड है आपके ऑप्शन नंबर 2, यानी कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. सो ऑप्शन नंबर 2. Here we have next question, arrange the following critical works in their chronological order of publication. So हमारे पास कुछ works हैं जैसे कि Preface to Lyrical Ballads, A Defense of Rhyme, Life of Cole, The Frontiers of Criticism. ठीक है, so I'm just mentioning here. So guys, Preface to Lyrical Ballads 1800, A Defense of Rhyme जो आपका जॉन ड्रिडन का है 1678 में आ रहा है. And the next we have Life of Cole. So this published in 1779 or 81. And The Frontiers of Criticism. तो बेसिकली सैमुअल जॉनसन ने लिखा है आपका लाइफ ऑफ कॉलेज. सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. एंड नेक्स्ट वी हैव
John Bunyan's The Frontiers of Criticism. So this came in 1684, 82. So abhi you guys can easily set them in chronological order. Now let's revise some important PYQs from ST Coleridge. Timeline you have seen here, 1772 to 1834. Let's discuss आपसे जो years, you know, आपसे वेरियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट एग्जामिनेशन में. ओनली दैट फिल्म विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट स्टिल फ्लटर्स देयर द सोल अनक्वाइट थिंग्स. द अबव लाइन्स आर कोटेड फ्रॉम. तो ये जो आपकी लाइन है, फ्रॉम द फ्रॉस्ट एट मिडनाइट. ओके, दिस इज एसोसिएटेड एसटी कॉलरिज. सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये इनका लिरिक पोयम है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है मेडिटेशंस को, एंड लिरिकल बैलेंस का पार्ट है. 1798. जस्ट कीप इन योर माइंड, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट. और यहीं का लाइन आपको मेंशन है यहाँ पर क्वेश्चन में. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड. अ हाफ सेंटेंस इन परचेज इन हिज पिलग्रिमेज ट्रिगर्ड ऑफ कुबला खान whose work was purchase हिट पिलग्रिमेज. तो वो कौन सा बेसिकली किसका वर्क था ये जो परचास था, जिसने कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड ऑफ किया था कुबला खान को. तो दैट इज बाय सैमुअल परचास, द लंडन पार्सन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज? रॉबर्ट सदे, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजल्स, AC स्विनबर्ग. सो हियर द आंसर वी हैव AC स्विनबर्ग. अदरवाइज आप देखेंगे रॉबर्ट सदे, वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजल्स, ये सभी इनके कंटेम्पररी हैं, बोथ द गाय के, लाइक आपके कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ. अभी नेक्स्ट वर्क वी हैव Kubla Khan takes an epigraph from. So it takes epigraph from Samuel Purchas his pilgrimage. Okay. Now the next question. Which of the following is not a quest narrative? So quest narrative इसमें से कौन सा नहीं है? We have the answer Coleridge, Christabel. Otherwise Shelley's Alastor, Byron's Manfred, Keats, Endymion. These all are quest narrative. Next question. Who among the following romantic poets ended his life launched and respected as the sage of Highgate? So of course the answer we have ST Coleridge. Which romantic poet defined a slave as a person perverted into a things? So here again we have the answer Coleridge. अभी आपने क्या करना है, कुछ मैचिंग्स करना है. लाइक वी हैव 2 वॉल्यूम्स हियर. सो गाइज यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं, टर्म्स एंड थियोरीज दे रखे हैं, लाइक मैथ्यू आर्नल्ड, फ्रेडरिक निश्चे, G.H. हॉपकिंस एंड ST कॉलरिज. और यहाँ पे आपको कुछ अपोलिनियन, डायनोजियन, फैंसी इमेजिनेशन, हेलेनिज्म, हेब्रनिज्म, इंस्कैप एंड इंस्ट्रेस. तो बेसिकली कौन कौन सी टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है. जैसे मैथ्यू आर्नल्ड आपके एसोसिएटेड है ऑफकोर्स हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म. ओके, नेक्स्ट वी हैव जस्ट राइटिंग हियर ऑप्शन नंबर 3 इज goes towards the Matthew Arnold, and Friedrich Nietzsche आपके associated है ऑप्शन नंबर 1 Apollinian and Dionysian. ठीक है. G.H. हॉपकिंस का एसोसिएशन है आपका इंस्कैप और इंस्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4. ST कॉलरिज आपके फैंसी एंड इमेजिनेशन के साथ एसोसिएटेड है. राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में भी कई बार रिपीट होती है. जस्ट बी प्रिपेयर्ड. This is the next question. In the rhyme of the ancient mariner, what disaster befalls the ship and the crew? So here the answer we have, the ship is becalmed and the crew dies of thirst. Kubla Khan is thought to have been written in 1797, but it was not published until 1816. Who persuaded Coleridge to publish it? So here the answer we have Byron. Right? Now the next question we have matching question है. You can see here. द एक्सकर्जन, क्रिस्टाबेल, मिल्टन, क्वीन मैप. इन्हें आपने मैच करना है विद देयर ऑथर, लाइक ST कॉलरिज, PB शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक. सो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो आपका एक्सकर्जन है दैट इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर C, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, यानी कि C. क्रिस्टाबेल आपका एसोसिएटेड है A के साथ, यानी कि ST कॉलरिज. ठीक है. मिल्टन आपका एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर D, लाइक विलियम ब्लैकी. एंड क्वीन मैप आपका एसोसिएटेड है ऑफकोर्स शैली. ठीक है, ऑप्शन नंबर B. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज मेंशन्ड इन माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट्स, विच पोइट डज विलियम हैजल्स डिस्क्राइब एज द ओनली पर्सन आई एवर न्यू हु आंसर्ड द आइडिया ऑफ अ मैन ऑफ जीनियस? सो हियर द आंसर वी हैव कॉलरिज. सो गाइज हियर वी हैव नेक्स्ट रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स, एसोसिएटेड सेकेंड जनरेशन romanticism and romantic poets. अभी let's
talk about important PYQs based on John Keats. So first we have the work A Think of Beauty is a Joy Forever. This occurred many time in your examination and it is from Endymion जो इनका 1818 में आ रहा है. कई बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में आपका ये लाइन. What superstitions around the eve of Saint Agnes is crucial to an understanding John Keats' famous poem. So if a virgin performed the proper ritual on Saint Agnes Eve, she would dream of her future husband. So this was the मतलब belief, you know, बिहाइंड सेंट एग्नेस क्रूशियल जो था, ठीक है, जो ईव ऑफ सेंट एग्नेस था, सो उसका एक सिग्निफिकेंस था उस ईव का. सो दैट इज वी हैव ऑप्शन नंबर ए द आंसर. This is next question. One of the most quoted statements on poetry by John Keats is reproduced with blank below. Complete the statement with correct word. If poetry as naturally as the leaves to a tree, it dash at all. ये नेक्स्ट लाइन में था, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. सी तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा poetry come not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come. ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है. मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. सो गाइस हियर द आंसर टू दिस लाइन जो भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. यू सी हियर व्हाट वुड help a reader recognize Keats to Autumn as a poem from the romantic period. So here we have the answer. It's lavish natured imagery. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका assertion and reason based on है. You see assertion we have literary and historical periodization often has nothing to do with the lifetime of writers. Thus, we see two writers born in the same year belonging to separate periods. Thomas Carlyle and John Keats were born in 1795 in standard literary histories. Example, Keats is a romantic and Carlyle a Victorian. So, ये basically आपका assertion and reason both the absolutely right है, और जो information यहाँ पे given है it's absolutely right. So, you need to read it again and just grasp this concept. Okay. Here we have next question. In a letter to his brother George in September 1819, John Keats had this to say about a fellow romantic poet. He describes what he sees. I describe what I imagine. Mine is the hardest task. The poet under references. So यहाँ पे किसका reference दिया जा रहा है? Of course, under the references of Byron. Next question. In Keats' poetic career, the most productive year was 1819. Next question, which of the following poem by Keats uses the Spenserian stanzas? So answer we have the Eve of Saint Agnes, that was used Spenserian stanzas. Next question, who defined poetry as the best words in the best order? Of course, Coleridge. This is next question. In the Fall of Hyperion, Keats' muse figure is, here we have Moneta. Next question, what Keats poem was originally intended to be part of a collection of verse tales based on stories by Boccaccio? So here the answer we have Isabella. Next question, in the Fall of Hyperion, a dream, Keats sees a ladder leading upward and it addresses by a prophet in the following words, none can usurp this height but those to whom the miseries of the world are miseries and will not let them rest. Who is the prophets here? Of course, we have the answer Moneta. So this is repeated question from this particular Moneta. So have you seen? अभी पीछे भी मैंने आपको डिस्कस किया था. In the Fall of Hyperion, Keats muse figure जो था वो Moneta था. And again this question from this, so you can understand how important. Okay. Next question. Keats' love ballad dame sense mercy combines two poetic forms. So two poetic forms we have option number C, like first lyric and ballads. Okay. This is matching question जहाँ पर आपको poems with opening line से match करनी है, and this is most important, many time repeated in examination of your. So first we have Ode to Psyche, Ode to Gratian, Ode to Nightingale, Ode and Melancholy. My heart aches and a drowsy numbness pains my sense as though hemlock I had drunk. तो hemlock, this is the key word which is associated of course from option number यानी कि C. तो यानी कि आपका Ode to a Nightingale. तो Ode to a Nightingale का है ये basically opening line, most important है. Next we have no not go leath neither twist walls ban टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन. तो ये पॉइजनस वाइन आप मान के चलिए कीवर्ड है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओड ऑन मिलंकली.
तो ओड ऑन मिलनकली से एसोसिएटेड है पॉइजनस वाइन। इस वर्ड को आपने अपने माइंड में सस्टेन रखना है, अगर पूरी लाइन माइंड में नहीं रहती है तो ये जितना मैंने वर्ड आपको बता रही हूँ कीवर्ड्स, इसको एसोसिएट करके आप अपनी लाइन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस दो फोस्टर चाइल्ड। ये फोस्टर चाइल्ड देख रहे हैं ना आप, ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। सो ये जो आपका एसोसिएटेड है इट इज फ्रॉम बी, यानी कि ओड ऑन अ क्रैशन अर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोस्टर चाइल्ड दिस कीवर्ड को आपने अपने माइंड में रखना है। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नंबर 4, ओ गोडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर बाय स्वीट एनफोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर। ट्यूनलेस नंबर आपने इस वर्ड को ध्यान में रखना है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद ए, यानी कि ऑड टू साइकी। तो हियर वी हैव जस्ट मैच ओपनिंग लाइन्स विद मोस्ट फेमस ऑड बाय किड्स। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज PYQs फ्रॉम दी PB शैली जो आपसे एग्जामिनेशन में बने हैं नेट के। इनका टाइमलाइन यहाँ पर है 1792 टू 1822 और ये जो टाइमलाइन है दैट इज कीट्स का है, तो आप इसको कंपेयर करके लर्न कर सकते हैं। अभी PB शैली से आपसे क्या क्या पूछा है, टू सफर वोज विच होप थिंग्स इन्फिनाइट इज रिटन बाय। तो देखो अगर आपको लाइंस तैयार करनी है तो वो आपने विक्टोरियन जो आपके एज में राइटर्स आ रहे हैं, एक्टिव हैं, एंड आपके यू नो रोमांटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो और आपका जो मॉडर्न एज है, ठीक है, तो यहाँ के जो राइटर्स हैं इन सभी के वर्क से आपको लाइन ज़रूर से रिपीट होती है। तो अगर आप इन सभी को टारगेट करके चलते हैं, इनफैक्ट मैं सब कुछ रिवाइज करा चुकी हूँ, बट इवन दो फॉर क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वेल, टू सफ़र वूज, अभी देखिए आपने, मैंने जॉफरी चौसर से अभी तक जितने भी आपको वर्क्स कराए हैं PYQs, अभी मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो लाइंस वाले क्वेश्चन आप ज़्यादातर देखेंगे रोमांटिक एज में। जितने भी आपके पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनसे ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने करना है प्रिपेयर। ओके, तो ये जो आपका है दिस इज एसोसिएटेड बाय शैली। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैचिंग क्वेश्चन है। यू सी हियर, यहाँ पे आपको कुछ फॉलोइंग पॉइंट वर्ड्स दे रखे हैं एंड उनका एसोसिएशन पूछा है जैसे, और कुछ आपसे पॉइंट पूछे हैं और कुछ वर्ड्स दे रखे हैं लाइक, ठीक है। तो जॉन किट्स, PB शैली, GP हॉमकिंस एंड टेड हक्स। अब यहाँ पे कुछ आपके वर्ड्स हैं जैसे हॉक, फैल्कन, स्काईलार्क, नाइटिंगेल। तो एसोसिएशन किसका किसके साथ है? ऑफकोर्स जॉन किट्स का नाइटिंगेल के साथ है, PB शैली का स्काईलार्क के साथ है, GH हॉपकिंस का फाल्कन एंड हॉक आपका टेड हक्स के साथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स। अभी क्या कॉमन है? वर्ड्सवर्थ के रिक्लूस, शैली का ट्रिम्प ऑफ लाइफ, बायरन का डॉन जुआन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज पर है, बायरन का डॉन जुआन एंड आपका कीट्स का हाइपेरियन। तो इन सभी चीज़ों में आपने क्या कॉमन चीज़ देखा? यू सी कि ये सभी पोएम्स क्या हैं? दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम। ठीक है, इनको जरूर से अपने माइंड में रखिएगा। वर्ड्सवर्थ का द रिक्लूस, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ शैली का, एंड डॉन जुआन बायरन का, एंड हाइपेरियन आपके कीट्स का, ये सभी अनफिनिश्ड पोएम है। नेक्स्ट PYQ फ्रॉम शैली अगेन। शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी। इस फैक्ट्स को सभी ऑलमोस्ट एस्पिरेंट्स को पता होगा। ड्यू टू पब्लिकेशन ऑफ, क्या उन्होंने पब्लिश कर दिया था कि उनको एक्सपेल कर दिया गया था फ्रॉम द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से? सो ऑफ कोर्स द नेसेसिटी ऑफ अथाइज्म। ठीक है, जो इनका 1810 में आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट वर्क ही इज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following poems uses Teresa Rima? So PB Shelley ka Or to the West Wind, which 1890 publication used Teresa Rima. Just keep in your mind. Now the next question we have, again important, in fact repeated many times. If dash comes, can dash be far behind? 1820 में आ रहा है, Or to the West Wind. If winter comes, can spring be far behind? This is most famous line that appeared or occurred in your examination repeatedly. Again based on line, teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now. Whose lines are these and to whom are they addressed? तो ये PB शैली का है एंड एड्रेस यहाँ पे किया जा रहा है टू द स्काईलार्क को। होप यू अंडरस्टैंड हियर, टू द नॉट द स्काईलार्क को। ओके, this is next question, in which following, in the following cluster of poems by Shelley, which one has the voyage motive? voyage motive किसका है? of course अलास्टर का। ओके, हियर वी हैव मैच द कैरेक्टर विद ऑथर, जैसे मैडलिन हो गया, प्रॉम्पटस हो गया, यूरिजन हो गया, एंड नेक्स्ट वी हैव ऑफ कोर्स चाइल्ड हैरोल्ड। नंबर 4 जो है चाइल्ड हैरोल्ड। ठीक है, तो आप हैरो
ड, राइट। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मीन्स आपने एसोसिएट करना है कैरेक्टर को विद ऑथर्स के साथ। जो मैडलिन है दैट इज कीट से एसोसिएटेड, प्रॉम्थस आपका शैली से, यूरिसन आपका ब्लैकी से, और चाइल्ड हैरोल्ड आपका बायरन से एसोसिएटेड है। ओके, this question based on arrangement. So here we have arranged option number B, elegy written in a country churchyard, Adonis, in memoriam, thrices. तो ये आपका chronologically set है। Let me explain year of each. तो गाइज हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑप्शन नंबर बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और ये आपका आ रहा है 1751 में। इट इज बाय थॉमस ग्रे। एलिजी है उनका, रिफ्लेक्टिव पोयम है। एडोनिस पीबी शैली का है जो 1826 में आ रहा है, 21 में, सॉरी। वेयर इज एडोनिस, 1821 में आपका आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये पेस्टोरल एलिजी है। एंड इन मेमोरियम आपका अगेन इंपॉर्टेंट है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, 1850 में आ रहा है, 1850। और नेक्स्ट वी हैव थायर्सिस, ये आपका 1865 में आ रहा है। अभी आप अपने आप इसको क्रोनोलॉजिकली सेट कर सकते हैं। ओके, और यू कैन एनालाइज इट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु रोट the Wandering Jew, a poem in 4 cantos, and the short lyric The Wandering Jew Soligai. So here we have the answer, P.B. Shelley. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है ऑफ कोर्स ऑथर्स को विद देयर वर्क्स। ठीक है, तो ऑथर्स हमारे जैसे पीबी शैली हो गया, विलियम ब्लैकी 2 हमारे वो प्रीवियस पेज पर है, मैं अभी आपको यहाँ पे ठीक करा देती हूँ। अलास्टर आपका पीबी शैली का है वर्क्स। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके ब्लैकी का है। कॉमिक दैट इज एसोसिएटेड जॉन किट्स, एंड एक्सकर्जन आपका वर्सवर्थ। सो हियर वी हैव मैच। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, you can see here, yes, the pamphlet on the Irish condition and address to the Irish people was composed by, again it is by P.B. Shelley. So guys, let's revise after Shelley, टी.एस. एलियट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो एग्जामिनेशन में आपसे PYQs में शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो बेस्ड ऑन है PYQs, और PYQs भी हमारे टॉपिक वाइज में आज आपके साथ रिवाइज करा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे टी.एस. एलियट से पूछा गया है, दैट इज व्हाइल द वर्ल्ड मूव्स इन अपेंडेंसी ऑन इट्स मेटल्ड वे ऑफ टाइम पास्ट एंड टाइम फ्यूचर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो अगेन देखिए, आप लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रोमांटिक एंड विक्टोरियन एंड आपका मॉडर्न एज, दीज 3 एजेस ऑफ लिटरेचर, जहां से आपके जो एग्जामिनर है लाइंस फोकस करता है बेसिकली पोएम्स की। ओके, सो ये जो आपकी लाइंस है, दिस इज एसोसिएटेड बर्न्ट नॉर्टन। तो मैं आपको बता दूं, बर्न्ट नॉर्टन इनका जो बेसिकली आपके टी.एस. इलियट ने 4th पार्ट में क्वार्टेंट्स जो दिया था उसी के बेसिकली यहाँ पे पार्ट है, और बर्न्ट नॉर्टन उसका फर्स्ट बेसिकली पार्ट है, दैट इज 1936 पब्लिकेशन। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वी हैव ईस्ट कुकर जो 1940 में आ रहा है, एंड जो थर्ड पार्ट है इसका ड्राई सैल्वेज 1941, और जो फोर्थ पार्ट है वी हैव लिटिल गिडिंग 1942। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टेंट है जो आपके टी.एस. एलियट ने दिया है, और उसका लाइन देखिए अपीयर्ड है एग्जामिनेशन में। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन। यू सी, in his poem Whispers of Immortality, T.S. Eliot say that a dramatist was much possessed by death, and so the skull beneath the skin, and the poet knew the anguish of the marrow, the ague of the skeleton. Who are the dramatist and the poet referred to by Eliot here? So here the answer we have John Webster and John Donne. This is next question, a critical question Eliot's Purfrock poses so important to an understanding of his character is, do I dare? Hope you understand। और ये आई थिंक इसका लाइन भी है जो बेसिकली इनका वर्क आया है, जो पोएम है आपके टी.एस. एलियट का लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुरफ्रॉक, जो आपका 1915 में आ रहा है। कई बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। सो डू आई डेयर, इंपॉर्टेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग टू हिज कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इल मिगिलर फैब्रो इज द एक्सप्रेशन एलियट यूज फॉर। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो बेसिकली आपके टी.एस. एलियट ने यूज किया था, एंड जहाँ पर ये एड्रेस कर रहे थे, जो डेडिकेट कर रहे थे इजरा पाउंड, जो इनके एक्चुअल टीचर हैं आपके टी.एस. एलियट के। होप यू अंडरस्टैंड हियर। In his final published version, Eliot's The West Land contains a total of, तो लाइन्स को लेके कंफ्यूजन रहता है, तो आपने क्या करना है, 1433 और 1434 इसके अराउंड अगर आपको ऑप्शंस, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने जाना है, बट जो राइट है आपकी 433 एंड 434, दीज टू आर कंसीडर्ड
राइट. ओके, सो जस्ट अकॉर्डिंगली आपने अपना आंसर करना है, बट आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस गिवन इन एग्जामिनेशन ऑफ योर. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in which of the following scenes of the Wasteland do we have a departure from standard English? So this is from the pub scene से आया है ये आपका, ठीक है. हियर यू हैव टू अरेंज द सेक्शंस. मैं कई बार आपको, इनफैक्ट जब भी मैं द वेस्टलैंड बोलती हूँ, ऑलवेज आई डिस्क्राइब और इन्फॉर्म यू कि इसके जो फर्दर 5 सेक्शंस हैं उसकी क्रोनोलॉजी आपने ज़रूर से लर्न करनी है, क्योंकि यू सी दिस इज द क्वेश्चन appeared in examination of your net. Arrange the sections of the Westland in the order in which they appeared in the poem. तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमेशा अरेंजमेंट आपको सभी 5 नहीं दी जाते, कई बार वो मिस आउट कर देते हैं एंड दे आस्क अकॉर्डिंगली. ओके, तो आपने ओवरऑल पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनोलॉजी एज वेल द टाइटल आपको इटसेल्फ पता होना चाहिए उन सभी फर्दर 5 सेक्शंस के. सो हियर वी हैव द क्रोनोलॉजी. फर्स्ट वी हैव द बरियल ऑफ द डेड, a game of chess, the fire sermon, death by water, and the last में what the thunder said. Okay, here we have next question, which popular nursery rhyme is mentioned at the end of the Westland? So this is London Bridge is falling down. पहले भी मैं ये PYQ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. Even again I am just going to discuss with you all. This is next question. T.S. Eliot found spiritual support in. So he found spiritual support in Christianity. So guys, in Giro Nation, T.S. Eliot says, right, Dash has many cunning passages, contrived corridors, and issues deceives with whispering ambitions, guides us by vanities. So here, what is Eliot's subject? तो यहाँ पे Eliot का क्या subject है? Subject is history. Next question from the T.S. Eliot. Who among the following are the 2 great masters of the French language that T.S. Eliot contrasts with Dryden and Milton in the Metaphysical Poets? So here the answer we have Jean Racines and Charles Baudrillard. तो गाइज, ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए बेस्ड ऑन टॉपिक वाइज आप बोल दीजिए, या फिर आपके स्पेसिफिक राइटर्स बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए, PYQs जो हमने बेसिकली रिवाइज किए, तो ये आपके बेसिकली 214 से लेके 224 तक के जो एग्जामिनेशन हुआ है. अभी 225 में आपसे काफ़ी सारे 2 एग्जामिनेशन तो यहाँ पर हो गए, और अगर मैं 224 की दिसंबर की बात करूँ तो वो भी अभी क्वेश्चन पेपर आपका इसमें इंक्लूडेड नहीं है. तो ओवरऑल 3 पेपर्स अभी आपके रिमेनिंग है, जो मैं सेपरेटली आपको भी फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करा दूंगी, रिवाइज करा दूंगी कि वहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं. ओके, आपको बहुत हेल्प करेगा. अभी लेट्स सी कि नेक्स्ट हमारा क्या है. लेट्स क्विकली रिवाइज WB8 से आपसे जो जो क्वेश्चंस बने हैं फ्रॉम द ईयर्स 2014 और आपके 224 तक जो PYQs बने हैं बेस्ड ऑन WB8. द लाइन मोमेंट्स ऑफ अनेजिंग इंटेलेक्ट अकर इन ईयर्स, कहाँ पर अकर हो रहा है ये? सेलिंग टू बाइजेंटियम, जो इनका द टावर कलेक्शन है ना, उसमें ये पर्टिकुलर पोएम इनका अपीयर्ड हुआ था 1928 में जो आया था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स येट्स डेवलप्ड द हिस्ट्री ऑफ गायर्स, तो कहाँ पर इन्होंने ये डेवलप किया हिस्ट्री? ऑफ विजन में. ओके, hope you understand here. Abhi next question we have, very important, Yeats selling to Byzantium is about. So what about it? It is about regenerating the art and culture that exists in Byzantium. Next question, which of the following images is not part of W.H. Auden's poem In Memory of W.B. Yeats? So here we have the answer, memory scattering like the beads. Next question, which of the following is the correct chronological sequence? So based on आपका ये arrange है. So a desert village, a poison tree, Osmandias, the blessed Demoiselle. So ये आपका right chronologically set है. जो deserted village है that came in 1770 में आ रहा है, दैट इज 1770 पब्लिकेशन. ओलिवर गोल्डस्मिथ का डिक्टेक्टिक पोएम है, पेस्टोरल पोएम है, हेरोइक कपलेट में लिखा है. और नेक्स्ट वी हैव द पॉइजन, अ पॉइजन ट्री. तो ये विलियम ब्लैकी का है, जो बेसिकली सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है. सो ऑल दो आप मान के चलिए दैट इज 1794, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड ओस्मांडियाज वी हैव, दिस इज शैली का आपका इंपॉर्टेंट है, जो सोनेंट है बेसिकली 1818 में आ रहा है आपका, ठीक है. अभी शैली का ये सोनेंट है कि पोएम है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको बनते हैं. नेक्स्ट नंबर 4 भी है द ब्लेस्ड डेमोजल, ये आपका DG रोस्टी का है, जिसे आई थिंक 1870 में पब्लिश करा है. तो ओवरऑल ईयर्स में यहाँ पे आपको मेंशन कर चुकी हूँ. लिरिकल पोएम है, एसोसिएटेड है प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड, जो आपका 1848 में फॉर्म हो रहा है, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. Next we have, which one of the following modern poems employs octava rima among school children? Option number A, right? Next question, a sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl, her her thighs.
Pierced by the dark webs, her nap caught in his bill, the holes her helpless breast upon his breast. Who is the author of the above line? तो ये जो बेसिकली लाइंस है ना, दीज आर फ्रॉम द लेडा एंड द स्वैन, और ये इसका स्टोरी भी ऐसा ही है इस पोएम का. सो WBH का लेडा एंड स्वैन से आया, ये डायरेक्ट आपको लाइन मिला है. ओके, here we have next question. Consume my heart away, sick with desire, and fasten to a dying animal. The above lines are taken from, ये आपकी Selling to Byzantium से आया है, important है, from W.B. Yeats. Next question. Who is the author of the collection The Celtic to Light? Of course we have W.B. Yeats. तो गाइज ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कुछ लाइंस गिवन है एंड कुछ पोएम्स हैं. अगेन मैंने आपको कहा था मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म एंड ऑफ कोर्स विक्टोरियन, ये तीनों एजेस से आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी लाइंस कवर कर लीजिएगा. यू हैव डन विद इट. और ऑलमोस्ट मैं रिवाइज करा चुकी हूँ एंड कुछ आपकी PYQ से आज काफ़ी सारी आपकी लाइंस रिवाइज हो चुकी हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में सर्कुलेट होती रहती हैं. मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनेजिंग इंटेलेक्ट, ये जो इनका बेसिकली लाइन है दैट इज एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि सेलिंग टू बाइजेंटियम का है ये. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd. एंड इन द फाउल रेज एंड बॉर्न शॉप ऑफ द हार्ट, ये जो इनका लाइन है दिस इज एसोसिएटेड ऑप्शन नंबर. सो गाइज यहाँ पे मैं मैच कर चुकी हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो मॉन्यूमेंट ऑफ अनेजिंग इंटेलेक्ट आपका एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि सेलिंग टू बाइजेंटियम. In the foul rage and bone shop of the heart, this is associated the circus animals desertion. ये सभी बेसिकली पोएम्स आपकी WB Yeats की हैं. So mastered by the brute blood of the air, ये आपका associated है लेडा एंड स्वैन. एंड एज वेरी हर्टेड एज दैट होलो मून, ये आपका associated है आदम कर्ज. सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपको फॉलोइंग ओपनिंग लाइंस अगेन मैच करनी है रिस्पेक्टिव टाइटल के साथ. जैसे कि आई लीन्ड अपॉन अ कॉपीज गेट, राइट. सो 13 ब्लैक बर्ड्स, मतलब सामने लिखा हुआ है, इसकी कंफ्यूज नहीं होना. आ सडन ब्लो, द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल, सिंपैथी. among 20 snowy mountains, the darkling thrush, आई नो वॉट द केज बर्ड फील्स, लीडा एंड स्वैन. तो यहाँ पर आपको मैच करना है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ जो आपका बेसिकली आंसर है दैट इज ए, जो है आपका आ लीन्ड अपॉन अ कॉपीज गेट, ये आपका ए एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर 3rd के साथ, यानी कि द डार्कलिंग थ्रस्ट. ये जो डार्कलिंग थ्रस्ट है उस टाइटल से ये लाइन आई है आपकी ऑप्शन नंबर 3rd. ठीक है. एंड अ सडन ब्लो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल. सो ये जो आपका सेकेंड लाइन है दिस इज केम फ्रॉम दी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी है लीडा एंड स्वैन. तो ये लीडा एंड स्वैन का आपका सेकेंड है, लाइक दिस इज लीडा एंड स्वैन. ओके, तो 4th नंबर. अभी नेक्स्ट वी हैव एमंग 20 स्नोई माउंटेन्स. तो ये जो आपका लाइन है दिस इज एसोसिएटेड नंबर 1st, यानी कि 13 ब्लैक बर्ड्स. तो 1st के साथ एसोसिएटेड है आई नो व्हाट द केज बर्ड फील्स. तो ये आपका एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर 2nd, यानी कि सिंपैथी. तो हियर वी हैव डिस्कस्ड लाइंस एज वेल उनका जो टाइटल्स हैं. सो गाइज नेक्स्ट मैं आपको कवर कराने वाली हूँ, इनफैक्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज फिलिप लार्किन. फिलिप लार्किन से आपके कितने PYQs बने अब तक, लेट्स चेक आउट. फर्स्ट वी हैव इन विच फिलिप लार्किन्स पोएम डज ही रेफर्स टू लॉन्ग अनइवन लाइन्स ऑफ मैन वेटिंग टू बी enlisted for the war, never such innocence again, concludes the poem. So here the answer we have option number B. तो फिलिप लार्किन का बेसिकली 1974 में इन द कलेक्शन ऑफ हाई विंडोज में इनका ये बेसिकली वर्क आ रहा है, यू कैन सी हियर. और फ्री वर्ड्स में इट वॉज रिटन, और जिसका मतलब है यहाँ पे ये जो लिखा है ना दिस इज द मीनिंग वी हैव 1114. तो ये रोमन नंबरल्स है आपके, एक्चुअली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है 1914, द ईयर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब आपका बिगन हुआ था, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर द फैक्ट्स ऑल्सो आई सजेस्ट रिगार्डिंग दिस वर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय फिलिप लार्किन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द सेल्फ एलिजी anticipating the poet's death. So here we have the answer ambulance. Okay, no not ambulance, here we have the answer obit, जो इनका 1977 में आ रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोस्ट वार ब्रिटिश पोइट एंड्स अ पोएम विद द लाइन गेट स्ट्यूड बुक्स आर अ लॉट ऑफ क्रैप. अगेन लाइन से बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज एसोसिएटेड ऑफ कोर्स फिलिप लार्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय फिलिप लार्किन डील्स विद द ट्रॉमा ऑफ अ रेप विक्टिम हु सेज इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द ग्रीफ. अगेन द लाइन कम्स, और ये इनका डिसेप्शन से. तो हियर वी हैव जस्ट प्रैक्टिस
ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं फ्रॉम दी 14th सेंचुरी टू मॉडर्न तक हम लोगों ने जर्नी आज का अपना स्टैब्लिश किया है, और जितने भी मेजर फिगर्स आपसे मोर टारगेटेड होते हैं एग्जामिनेशन में और उन पर बेस्ड ऑन आपने क्वेश्चंस देखे पीवाईक्यूज, इसी तरीके से मैं आपको फर्दर प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। लाइक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, जितना भी हमारा है हम लोग कवर करेंगे। बट लेट मी just know about in comment section what you feel after practicing all the PYQs, then after हम लोग discuss करेंगे some more and major writers in a chronology way. Okay, hope you understand and practice all the question जितने भी मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। इससे आपको बहुत क्लैरिटी आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में फ्रेम हो रहे हैं। बट कीप इन योर माइंड ये सभी आपके क्वेश्चन 214 टू 224 कवर कर रहे हैं। अभी आपके 225 में 2 एग्जामिनेशन हो चुके हैं एंड 224 का दिसंबर का एग्जामिनेशन जो इसमें कवर नहीं हुआ है। सो ओवरऑल वी हैव 3 पेपर्स अभी रिमेनिंग जिन्हें हम लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद वी आर जस्ट गोइंग टू रेडी टू आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर न्यू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो आफ्टर वॉचिंग। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।